Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the third parameter of disease control, that is drug treatment and gene therapy. So let's move to the classboard. So dear students, disease control, and we have discussed up till now, number one, the preventive measures. And number two, we have discussed vaccination, immunization, and now the third and the last method by which a disease can be controlled is drug treatment. Drug treatment and gene therapy तो डियर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू मेथड्स हैं प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन these are the methods to control a disease before it has attacked you. मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए, अभी बीमारी हुई नहीं है लेकिन उससे बचने के लिए ये दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. अगर बीमारी हो जाए, इफ़ द पर्सन बिकम सिक, उसके बाद फिर उसका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है. उस वक्त किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है डिजीज़ को, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? सो व्हेन अ पर्सन बिकम्स सिक और इल, व्हेन अ पर्सन becomes ill or sick, by a disease then we move to treat the disease causing agent or factors. तो अब बीमारी हो गई, when the person has become ill or sick, लेकिन किससे? डिजीज से. then we move to treat the disease causing agent or the factors by which the disease has been caused. अब इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं स्टूडेंट्स, और बल्कि हम उसको अगर ब्रॉड वे में कैटेगराइज करें तो तीन तरह की बीमारियां हैं जो कि हमारे पास प्रिवेल करती हैं. एक ऐसी बीमारियां जो जिनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं. कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हमारी बॉडी के जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस आने की वजह से हो जाती हैं, जिनको हम विच वी कॉल एज कैंसर्स, जिनको हम कैंसर्स भी बोलते हैं या फिर उनको जेनेटिक डिजीज़ भी बोलते हैं. तो इन तीनों तरीक़ों में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So we have a broad classification over here.
So we have got three different categories to discuss, three different categories of diseases. Number one, infectious diseases. Number two, we will discuss about the treatment of cancer. Clear? And number three, the genetic disorders or genetic diseases, मारूसी बीमारियां जिनको हम कहते हैं. क्लियर? तो ये तीनों के हवाले से डिस्कशन करेंगे. सो व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज आर डिजीज which is caused by a microorganism, उससे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी भी हम फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू वायरल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो वायरसेस से होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, जैसे कोविड. क्लियर? और दूसरी बैक्टीरियल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस में बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, एंट्राइटिस. ठीक है? और इसी तरह से फंगल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो फंजाई से होती हैं. क्लियर? जैसे कि एथलीट्स फुट, जैसे रिंगवर्म, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, जैसे अर्गोटिज्म. चैप्टर नंबर 8 में भी इसकी लिस्ट आएगी, लंबी लिस्ट आएगी एनिमल डिजीज में. क्लियर? वहाँ पर चैप्टर फंजाई के चैप्टर में. तो ऐसी डिजीज जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे. दूसरा, कैंसर. कैंसर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्टेट और a disease caused by a defect in gene that controls cell division, leading to uncontrolled proliferate का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना. ठीक है? तो बायोलॉजी वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक ही मतलब होता है, दैट इज इंक्रीज. क्लियर? सो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज कैंसर. सो इसमें एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी बीमारी जिसमें डिफेक्ट आ जाता है उस जीन में जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है. हमारे सेल्स के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. अगर वो म्यूटेट हो जाए, अगर उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए ड्यू टू सर्टन केमिकल एजेंट्स, ड्यू टू रेडिएशंस, और सो उससे क्या होगा, सेल भूल जाएगा कि मैंने कितनी दफ़ा डिवाइड करना था, कितनी दफ़ा मैंने मेरे अंदर सेल डिवीजन होनी थी. तो फिर वो तेज़ी से डिवाइड करता चला जाएगा, जिसकी वजह से एक मैस बन जाएगा एबनॉर्मल सेल्स का, जिसको ट्यूमर भी कहते हैं, या सादा लफ्ज़ों में उसको कैंसर कहते हैं. और तीसरी कैटेगरी जहाँ पर
अच्छा, कैंसर में एक लंबी लिस्ट, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर एंड पैनक्रियाटिक कैंसर एंड ब्रेन कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Genetic diseases. The disease which tend to run in families due to mutation in the gamete cells. Leading to abnormal development. तो ऐसी डिजीज को कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मारूसी बीमारियां. अगर बाप को है तो उससे उसकी औलाद को ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी औलाद से फिर उससे उनकी औलाद को आगे मुंतकिल होती है, और जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक ये फैमिलीज़ में रन करती है. सो ऐसी बीमारियों को कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास फ़िलहाल डिजीज़ की, जिसके ट्रीटमेंट के हवाले से हमने बात करनी है. इसलिए आपकी बेस जो रिवाइज करवाई कि किस तरह से हमने इनको डील करना है, कौन कौन सी डिजीज़ को इस ड्रग ट्रीटमेंट वाले टॉपिक में डील करना है. तो आइए पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हों, उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं. सो इसमें इन केस ऑफ वायरल डिजीजेस, जो वायरल डिजीज हैं डियर स्टूडेंट्स, एंटी वायरल ड्रग्स आर यूज्ड, लेकिन ये बहुत कम हैं. ऐसी अद्वियात, ऐसी मेडिसिन्स बहुत कम है जो वायरस के खिलाफ काम करती हैं, लेकिन बहुत कम है. इसलिए वायरस से बचने का सबसे बेस्ट हाल जो है प्रिवेंशन है, यानी कि वैक्सीनेशन के जरिए या फिर दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स के जरिए. दूसरा, फंगल डिजीज. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फंगल डिजीज में बहुत सारी एग्जांपल्स, एथलीट्स फुट, रिंगवर्म डिजीज, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड एस्पेर्जिलोसिस. क्लियर? सो फंगल डिजीज के लिए वी यूजुअली यूज एंटी फंगल ड्रग्स, और ये यूजुअली अवेलेबल है. क्लियर? लेकिन ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाली, उससे कुछ बेहतर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि क्वांटिटी की बात करें तो ज़्यादा इस्तेमाल इन दोनों में फंगल डिजीज़ के खिलाफ यानी एंटी फंगल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं. और फाइनली द बैक्टीरियल डिजीज़, ये दुनिया में ज़्यादा मौजूद हैं. बैक्टीरियल डिजीज़ यानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से हों. हम पढ़ेंगे आगे चलकर तकरीबन 200, देयर आर 200 डिफरेंट अप्रॉक्सीमेटली बैक्टीरिया विच कॉज डिजीजेस इन ह्यूमंस. जो इंसानों में 200 से ज़ायद बैक्टीरिया हैं जो कि इंसानों में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां कॉज करते हैं. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकी तादाद है, इसी वजह से सबसे ज़्यादा अद्वियात इन्हीं के खिलाफ बनती हैं. सो इनके लिए जो मेडिसिन्स होती है, जो इनका ट्रीटमेंट है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो देन वी मूव फॉर एंटीबायोटिक्स. क्लियर? सो एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती हैं. याद रखिएगा, ये फंजाई को भी किल नहीं करती और आम तौर पर वायरसेस को भी किल नहीं करती. वायरल डिजीज में बैक्टीरियल जो ड्रग्स है यानी कि एंटीबायोटिक्स,
उनको लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर वायरल डिजीज़ के साथ साथ चूँकि आमतौर पर इसकी ड्रग तो अवेलेबल नहीं है, तो वो साथ में एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं जिनके साथ होने, जब वो होते हैं तो उनके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, रिस्क होता है, तो उससे बचने के लिए फिर वो एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो इसका बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए एंटीबायोटिक्स का, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह सारे मिस यूज़ एंड यूज़ ये आगे चलकर इंशाल्लाह हम चैप्टर में, बैक्टीरिया वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 6। क्लियर? सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के वाले से मैंने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, कैंसर क्या चीज़ है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, वो भी 3 तरीके से किया जा सकता है। 3 डिफरेंट स्टेजेस में मुख्तलिफ वक्त के अंदर मुख्तलिफ तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जाता है। सो एक तो इसमें है कीमोथेरेपी। आमतौर पर सबसे पहले, आमतौर पर जनरली जब भी कैंसर होता है किसी को, तो पहले ये फॉलो किया जाता है आमतौर पर, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली और जनरली कीमोथेरेपी इज प्रेफर्ड एट फर्स्ट। और कीमोथेरेपी क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन of anti-cancer chemicals into the body in order to shrink or kill कैंसर सेल। तो इसका मकसद ये है। तो ये कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी कहते हैं, अ वे ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ख़ास किस्म के केमिकल्स जिनको कहते हैं एंटी कैंसर, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी कैंसर केमिकल्स। और वो क्या करते हैं, दे इन ऑर्डर टू श्रिंक द और किल द कैंसर सेल्स और ट्यूमर। जो ट्यूमर्स होती हैं या वो जो कैंसर सेल्स होती हैं, उनको श्रिंक करना, मतलब उनको ऐसे सुकेड़ देना या फिर उनको किल कर देना, मकसद है कीमोथेरेपी का। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान, द एंटी कैंसर केमिकल्स not only kill tumors or cancer cells, but also kill the normal cells। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि कैंसर सेल को तो ख़त्म करते ही है ये, लेकिन साथ साथ जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं उनको भी ये किल कर देते हैं कीमोथेरेपी। इस वजह से अगर आपने कभी नोट किया हो, अगर इस पेशेंट को कभी अटेंड किया हो, देखने में शुरू में बहुत ये सेहतमंद होते हैं और दिनों के अंदर, विद इन डेज, हफ्ते के अंदर अंदर या दिनों के अंदर अंदर क्या होता है कि ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी कमज़ोर होना शुरू होती है और ये पतले हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर सेल के साथ साथ इनकी नॉर्मल बॉडी के सेल्स जो हैं वो भी मारे जा रहे होते हैं। इसलिए ये इसका थोड़ा सा और ये पेनफुल है थोड़ी सी। ठीक है, ये कीमोथेरेपी थोड़ी सी पेनफुल ट्रीटमेंट है। इसमें जो पेशेंट होता है ख़ास तौर पर उससे काफ़ी जो है वो पेन्स होती हैं, दर्द का एहसास होता है। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद रेडियोथेरेपी और रेडिएशंस।
दूसरा तरीका है रेडिएशंस। अब रेडिएशंस भी डियर स्टूडेंट्स हम दो तरीके से दे सकते हैं। द रेडिएशंस आर ऑफ टू कैटेगरीज। एक होती है इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी और एक है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। अब इन दोनों में फर्क है। आमतौर पर जिसे हम कहते हैं ना शुआओं के जरिए, वो शुआएं बेसिकली रेडिएशंस होती हैं, इसे रेडियोथेरेपी कहते हैं एक्चुअली, ठीक है। रेडिएशंस के जरिए किल करना, दैट इज कॉल्ड एज रेडियोथेरेपी। एक्चुअली हम जनरल इसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, लेकिन फर्क है थोड़ा सा इसमें। जो इंटरनल बीम थेरेपी है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकीथेरेपी। और एक्चुअली जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी है इसे कहते हैं इज कॉल्ड रेडियो थेरेपी। ये एक्चुअली रेडियोथेरेपी है। मतलब जब बाहर से, बॉडी के बाहर से बीम ऑफ रेडियो एक्टिव वेव्स जो है उस पर फेंकी जाती हैं, फोकस की जाती हैं ऑन द ट्यूमर्स और कैंसर सेल्स, तो उस वक्त कहते हैं उसको रेडियोथेरेपी। और बाज़ औक़ात फिर एक और नया तरीका है कि बॉडी के अंदर पैक्ड करके और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को फिर उसके ऊपर थ्रो किया जाता है, बीम जो उसकी जो है वो थ्रो की जाती है, बम्बार्ड की जाती है इंटरनली बॉडी के अंदर से। अगर अंदर बॉडी के यानी कि वो इसमें रेडिएशंस का यूज़ होगा तो वो ब्रेकी थेरेपी कहलाएगी। और अगर बाहर से वो शुआएं बॉडी के अंदर फेंकी जाएंगी यानी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स से, तो उससे हम कहेंगे रेडियोथेरेपी। और इसी का जिक्र एक्चुअली हमारे बुक में रेडियोथेरेपी का ही है। सो इन रेडियोथेरेपी short wavelength radiations are bombarded to the tumors or cancer cells externally। क्लियर? बाहर से फोकस करके जो है उसके ऊपर रेडिएशंस की जो बीम है वो फेंक जाती है। और ब्रेकी थेरेपी मैंने बता दिया कि बॉडी के अंदर वो अप्रोच की जाती है इंटरनली, और वहाँ से फिर रेडिएशन जो है वो बम्बार्ड की जाती हैं डायरेक्टली ट्यूमर्स के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकी थेरेपी। क्लियर? ब्रेकी थेरेपी। और तीसरा जो तरीक़ाकार है, कीमो के बाद फिर रेडियोथेरेपी को फॉलो किया जाता है। अगर फिर भी इन दोनों स्टेजेस से अफाका ना हो, ठीक है, इन दोनों स्टेजेस से अफाका ना हो रहा हो और कैंसर जो है वो मज़ीद सिचुएशन वर्स हो रही हो, तो समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, हर दफ़ा नहीं और हर केस में नहीं, बट समटाइम्स इट इज़ फॉलोड बाय सर्जिकल और सर्जरी तो सर्जरी में क्या किया जाता है? द कैंसरस
part is removed by excising the tumors or cancers or cancerous organ or tissue. So the cancerous part is removed, उसको remove किया जाता है by excising the tumors or cancer organs or the tissues. तो ये 3 तरीक़ेकार हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से. The second one. अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तरफ. ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक डिजीजेस. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ याद रखें, इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ. कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी यानी कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हो रहा है. जैसे कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल एक नंबर 1 पे, नंबर 2 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नंबर 2, और तीसरा इनमोल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन जो है यहाँ पर भी जो है कैंसर का इलाज किया जाता है. ये 3 बहुत फेमस हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान के. सो शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, जिसकी ब्रांचेस लाहौर और कराची इस तरह से अवेलेबल हैं. इसी तरह से आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, कराची, और तीसरा इनमोल ये लाहौर के अंदर मौजूद है. ये यहाँ पर इनका इलाज किया जाता है कैंसर के पेशेंट्स का, जो कि मुख्तलिफ स्टेजेस में होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए. यही 3 जो प्रोसेस आपको बताए. अब बात करते हैं जेनेटिक डिजीज़ की, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक. तो जेनेटिक डिजीज़ एक जीन ही ख़राब हो गया है, बॉडी का जीन ख़राब हो गया है. लेकिन जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर ख़राब होगा? इन द गैमीट सेल्स. जब गैमीट सेल्स यानी एग सेल और स्पर्म सेल जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बच्चा बनता है, इन सेल्स के अंदर, गैमीट सेल्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो फिर उससे जेनेटिक डिजीज़ बनती हैं, और वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो अपने आप को जो एबनॉर्मल जीन है वो एक्सप्रेस करेगा, एबनॉर्मलिटी शो करेगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी इस तरह से. तो जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज जीन थेरेपी. दैट इज जीन थेरेपी. द जेनेटिक डिसऑर्डर्स are treated by gene therapy in which the abnormal or defective gene is removed and a normal gene is added. To the person's DNA. To the person's DNA. So that is called as gene therapy. तो डियर स्टूडेंट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो बहुत सारे, जैसे कि आपने सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना, थैलेसीमिया का नाम सुना, ब्लड कैंसर, लुकीमिया, उसका भी आपने नाम सुना हुआ, ठीक है. इस तरह से अल्केप्टनजूरिया, इसी तरह से फिनाइलकेटोनजूरिया, इसी तरह से और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं. तो इनका सिर्फ एक ही हल है, दैट इज़ जीन थेरेपी. इनका सिर्फ एक ही हल है, जीन थेरेपी. तो डियर स्टूडेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हल करने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात और इन्फॉर्मेशन बल्कि देता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी, ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी जो है जीन थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है. और द फर्स्ट एवर हॉस्पिटल फॉर जीन थेरेपी इज़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ठीक है. तो आगा खान जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये पहला पाकिस्तान का हॉस्पिटल है जहाँ पर जीन थेरेपी परफॉर्म की जा रही है. डिसऑर्डर है स्पाइनो मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी और एट्रॉफी। क्लियर? ये एक ऐसी डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ है जो कि मोटर न्यूरॉन्स को हमारे इफेक्ट करती है। मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से हमारे मसल्स तक मैसेज लेकर आते हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके और कई मतलब कि आगे सब क्लासिफिकेशंस हैं। तो ये वाली डिज़ीज़ है, ये वाहिद ऐसी डिज़ीज़ है जिसका ये इलाज कामयाबी के साथ जो है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किया जा चुका है। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ we go for the third pronged action. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे क्लोनिंग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।